हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.8 और इसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही प्रिपेयर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। अच्छा, टॉपिक का नाम है मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट क्या है उसकी तरह मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं एक एग्जांपल को, केस स्टडी को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मान के चलो ये मेरे पास पाइप है, इस पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लो करते हुए जो फ्लूइड है उसके डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है। उस फ्रिक्शनल इफेक्ट को मैं विस्कोसिटी कहता हूँ। यहाँ पे विस्कोसिटी जीरो है, मतलब आइडियल फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो इसकी जो डिफरेंट लेयर्स है उनके दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आता है? विस्कोसिटी जीरो होती है आइडियल फ्लूइड की। दूसरा, ये जो आइडियल फ्लूइड है ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ये इनकंप्रेसिबल है। इनकंप्रेसिबल होने का मतलब है कि इसकी डेंसिटी को मैं चेंज नहीं कर सकता। गैसेज है ना, गैसेज मेरे पास कंप्रेस हो जाती है, लेकिन आइडियल फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता, तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी आइडियल फ्लूइड। और तीसरा कि आइडियल फ्लूइड जब भी फ्लो करेगा तो ये स्मूथली फ्लो करेगा। तो फ्लो कैसा होगा? स्टेडी फ्लो होगा, स्टेडीली और स्मूथली फ्लो करेगा। अब ये मेरे पास पाइप है, इस पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है, जो इनकंप्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो को फॉलो करेगा। आइडियल फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है, तो अगर इसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जितना मास पर सेकंड में एंटर करेगा ना इस पाइप में, उतना ही मास पर सेकंड में यहां से एग्जिट भी होगा। इस बेसिस पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डेवलप करेंगे। अब ये कहता है क्या कि जितना मास पर सेकंड में इस पाइप में एंटर करेगा उतना ही मास पर सेकंड में यहां से एग्जिट भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 5 kg मास पर सेकंड में यहाँ पे एंटर करता है तो 5 kg मास ही पर सेकंड में यहाँ से क्या होगा? एग्जिट भी होगा। तो अब चूंकि इस बेसिस पे हम इक्वेशन को डेवलप करने जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है ये बेस करती है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है कि जितना मास एंटर करेगा पर सेकंड में उतना ही मास यहां से एग्जिट भी होगा पर सेकंड में। तो आइडियल फ्लूइड होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है क्योंकि जो रियल फ्लूइड होते हैं, लाइक अगर मैं इसमें गैसेस को एंटर करवाता हूँ, 5 kg मास को मैंने एंटर करवाया तो होता क्या है? मोस्ट प्रोबेबली अंदर जाके गैसेस जो से वो जमा होने लग पड़े और थोड़ी देर के लिए जो से यहाँ से कुछ भी जो से एग्जिट ना हो। लेकिन जब एग्जिट हो तो अचानक से बहुत ज्यादा एग्जिट होने लग पड़े। फॉर एग्जाम्पल 5 kg मैंने एंटर करवाया था, यहाँ पे इकट्ठी होने लग पड़ी। इकट्ठी होने के बाद इकट्ठी होते होते यहाँ से अचानक ही 10 किलो की निकल आई। 5 kg पर सेकंड, 5 kg पर सेकंड यहाँ से मैं एंटर करवा रहा था तो पहले 2 सेकंड में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन तीसरे सेकंड में अचानक ही 10 kg पर सेकंड निकल आया मास। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं होगी। लेकिन अगर आइडियल फ्लूइड है तो जितना मास मैं एंटर करवाता हूँ उतना ही मास पर सेकंड में मेरे पास, चूंकि फ्लो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, डेंसिटी कांस्टेंट है, कंप्रेस, तो जितना मास मैं एंटर करवाऊंगा उतना ही मास मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? एग्जिट होगा। यही इसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, तुम लोगों को बुक में मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखने को मिल रही होगी, उसी में लास्ट पे एज अ रिजल्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, इक्वेशन को डेवलप करने के बाद। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है? फॉर एन आइडियल फ्लूइड, अगर मेरे पास आइडियल फ्लूइड है, द रेट ऑफ इनवर्ट फ्लो ऑफ मास, तो जितना मास मेरे पास इनवर्ट फ्लो करेगा इन अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो, उतना ही मास मेरे पास आउटवर्ड भी फ्लो करेगा क्लोज सरफेस में। यहाँ पे जितना मास एंटर किया पर सेकंड में उतना ही मास यहाँ से एग्जिट हुआ पर सेकंड में। रेट ऑफ इनवर्ट फ्लो इक्वल टू द रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बेस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से हम ये इक्वेशन को डेवलप करने जा रहे हैं। अच्छा चलो डेरिवेशन की तरफ आते हैं। मान के चलो ये मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। ऐसा पाइप की इसका यहाँ पे एरिया थोड़ा है लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है? ज्यादा है। यहाँ से मेरे पास मास एंटर करता है, m1 मास यहाँ पे मेरे पास एंटर करता है और यहाँ से मेरे पास m2 मास एग्जिट होता है। तो अगर तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा, अगर तो बहने वाला फ्लूइड आइडियल होगा तो तुम लोगों को पता है जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट भी करेगा। m1 m2 के मेरे पास क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा चलो, ये तो बाद में डेरिवेशन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, m1 मास यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से m2 मास मेरे पास यहाँ से एग्जिट होता है। इस पाइप का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A1, इसका एरिया थोड़ा है जबकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। अच्छा, लोअर एंड पे क्या होता है? लोअर एंड पे जो पानी एंटर करता है, मान के चलो वो डेल्टा टी टाइम है लोअर एंड पे, ये लोअर एंड है ये अपर एंड है। लोअर एंड पे डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड है वो डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर करता है, आगे जाता है। डेल्टा टी में स्टॉपवॉच को ऑन करता हूं तो मैं देखता हूं कि डेल्टा टी टाइम है ना, लोअर एंड पे जो फ्लूइड है वो डेल्टा x1 डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करता है। और अपर एंड में क्या होता है? अपर एंड में जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड है वो डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर करता है। मतलब टाइम यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रखा है,
यहाँ पे मैंने देखता हूँ कि 1 सेकंड में फ्लूइड कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो है डेल्टा x1। यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 सेकंड में फ्लूइड कितना आगे जा रहा है, फ्लूइड कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना आगे जा रहा है, तो वो डेल्टा x2 डिस्टेंस आगे मूव करता है। तो ये मैं लिखता हूँ नीचे, एट लोअर एंड ऑफ पाइप, लोअर एंड ऑफ पाइप पे क्या हो रहा है, लेट द फ्लूइड कवर अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा x1 इन टाइम डेल्टा t। तो लोअर एंड पे लेट्स सपोज जो फ्लूइड है वो डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डेल्टा x1 कवर किया है और टाइम कितना लगा, डेल्टा t में। तो लोअर एंड पे जो वेलोसिटी है उसे मैं v1 कह रहा हूँ, v1 वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दी डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यहां से मेरे पास डेल्टा x1 आएगा v1 इंटू डेल्टा t, जितनी वेलोसिटी से मैं डेल्टा t के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा x1 डिस्टेंस आ जाएगा। अपर एंड पे क्या हो रहा है, लेट हेड फ्लूइड कवर द डिस्टेंस ऑफ डेल्टा x2। अपर एंड पे मान के चलो डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर करता है इन टाइम डेल्टा t, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v2 विल बी इक्वल टू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यहां से मेरे पास डेल्टा x2 आएगा v2 इंटू डेल्टा t, ये इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अब आगे चलते हैं, पिछले व्हाइट बोर्ड पे हमने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख ली थी कि लोअर एंड पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड विल बी इक्वल टू v1 इनटू डेल्टा t और अपर एंड पे डेल्टा x2 मेरे पास बराबर होगा v2 डेल्टा t के। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड, अगर तो आइडियल फ्लूइड है तो वहां पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहरहाल कहीं पे भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आइडियल फ्लूइड के केस में क्या होता है, रेट ऑफ इनवर्ड फ्लो मेरे पास रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन को डेवलप कर सकता हूँ, ये भी हम देखते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, अगर तो मेरे पास आइडियल फ्लूइड है और आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल, और उसकी फ्लो स्टेडी होती है, तो यहाँ पे यही बात मैं लिखता हूँ, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर तो मेरे पास फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है एंड फ्लो इज स्टेडी, और जो फ्लो है वो मेरे पास स्टेडी है, तो यहाँ पे मैस इनलेट वो मेरे पास बराबर होगा मैस आउटलेट के। अच्छा, कितना मैस इन कर रहा है, एंटर कितना कर रहा है, डेल्टा m1 इसे मैंने बोला हुआ है, और मैस आउटलेट कितना हो रहा है, डेल्टा m2। तो जितना मैस इनलेट करेगा उतना ही मैस मेरे पास क्या होगा, आउटलेट। तो यहाँ पे मैंने दोनों को बराबर करके लिखा, मैस इनलेट मेरे पास बराबर होगा मैस आउटलेट के, डेल्टा m1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा m2। अच्छा, अब मेरे पास मैस होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डेंसिटी मेरे पास क्या आता है, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, के यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस आता है उसी को डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास मैस होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेल्टा m1 है तो यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम के साथ सब्सक्रिप्ट में मैंने 1 लिख दिया, m1 तो डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1, m2 डेंसिटी 2 इंटू वॉल्यूम 2। अच्छा, यहाँ पे ऊपर मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम के ऊपर कर्ल भी बनाया है, इससे ना फर्क करने के लिए, वॉल्यूम और वेलोसिटी में फर्क करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना दिया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मेरे पास बराबर होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम मेरे पास बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं एरिया को थर्ड डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो मेरे पास डेल्टा एक्स है, तो वॉल्यूम मेरे पास बराबर होगा एरिया इंटू डेल्टा एक्स। तो वॉल्यूम 1 है तो एरिया 1 इंटू डेल्टा एक्स 1, और यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी 2 इंटू वॉल्यूम 2 था, वॉल्यूम 2 की जगह एरिया 2 इंटू डेल्टा एक्स 2, ये मैंने लिख दिया। और ये इक्वेशन के इक्वल के साइन के साथ साथ आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करते हुए डेल्टा x1 और डेल्टा x2 की वैल्यूज को यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे। डेल्टा x1 मेरे पास बराबर है v1 इंटू डेल्टा टी, और जबकि डेल्टा x2 बराबर है v2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा x1 की जगह v1 इंटू डेल्टा टी और डेल्टा x2 की जगह v2 इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी दोनों साइड पे कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो आगे मेरे पास बचेगा रो 1 इंटू a1 इंटू v1 शुड बी इक्वल टू रो 2 इंटू a2 इंटू v2। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अभी मैंने क्या बोला है कि मेरे पास जो फ्लूइड है वो आइडियल है, और आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। सिंस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, चूंकि मेरे पास आइडियल फ्लूइड है और वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो मतलब डेंसिटी उसकी क्या होती है, कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है रो 1 लोअर एंड पे जो डेंसिटी होगी और अपर एंड पे जो डेंसिटी होगी वो मेरे पास दोनों बराबर होगी, सेम होगी, क्योंकि डेंसिटी थ्रू आउट द पाइप वो चेंज ही नहीं होगी। तो लोअर एंड पे जो डेंसिटी होगी और अपर एंड पे जो डेंसिटी होगी इट शुड बी सेम। रो 1 शुड बी इक्वल टू रो 2, और इसे मैं फिर डेंसिटी ही लिख लेता हूँ, सिंपल रो के सिंबल के साथ लिख लेता हूँ विदाउट एडिंग एनी सब्सक्रिप्ट ऐड के बगैर। तो यहाँ पे मैंने रो 1 और रो 2 की जगह रो लिख लिया, यहाँ पे भी रो और रो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी एट लोअर एंड
वो मेरे पास बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी एट अपर एंड। A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। मतलब अब ये इक्वेशन बताती है कि थ्रू आउट द पाइप, इस पाइप में, ये तो मैंने ऐसे रैंडम लिया ना, लोअर एंड पे और अपर एंड पे ले लिया। अगर मैं इस पाइप पे कोई भी पॉइंट ले लूं, अगर इसमें आइडियल फ्लूइड है ना, तो उस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट होगा एरिया इनटू वेलोसिटी, फ्लूइड का जितना एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और जितनी उसकी वेलोसिटी होगी उसे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा और किसी भी दूसरे पॉइंट पे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। यही इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब चूंकि किसी भी पॉइंट पे बराबर होगा तो मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया और वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं थ्रू आउट द पाइप, किसी भी पॉइंट पे अलोंग द पाइप, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास वैल्यू सेम ही आएगी। इट रिमेन्स कांस्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। पाइप में अलोंग द पाइप किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एरिया और एरिया इंटू वेलोसिटी मेरे पास तो होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ये पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम फ्लो रेट मेरे पास बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर तो मेरे पास आइडियल फ्लूइड है ना, तो उसमें जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा थ्रू आउट द पाइप वो मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम फ्लो रेट व्हिच इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। अब देखो लोअर एंड पे क्या आता है ना, लोअर एंड पे यहाँ पे एरिया थोड़ा है, पाइप का एरिया थोड़ा है, तो यहाँ पे जो पानी की वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अपर एंड पे क्या आता है, एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे जो पानी की वेलोसिटी है वो कम होगी। लेकिन जो प्रोडक्ट है, अब देखो लोअर एंड पे वेलोसिटी ज्यादा है, अपर एंड पे एरिया ज्यादा है, तो ये इस तरीके से एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट शुड रिमेन कांस्टेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट अलोंग द पाइप। तो यही मेरे पास आया है रिजल्ट मेरे पास क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी अलोंग द पाइप शुड रिमेन कांस्टेंट, और मैं कह सकता हूं वॉल्यूम फ्लो रेट शुड रिमेन कांस्टेंट। यही रिजल्ट है। और ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली तुम लोगों को स्टेटमेंट के तौर पे बुक में देखने को मिलेगी। रिजल्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड वेलोसिटी, एरिया और वेलोसिटी की, फ्लूइड वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप का अगर मैं प्रोडक्ट लूं किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। और मैं कह सकता हूं एरिया इनटू वेलोसिटी मेरे पास होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, तो यहां पे मैं कह सकता हूं दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, और ये जो कांस्टेंट है ये मेरे पास बराबर है वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड के। अच्छा 5.9 छोटा सा टॉपिक है, उसे भी इस लेक्चर के साथ ही ऐड कर लेता हूं मैं, तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करो। छोटा सा टॉपिक है 5.9, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अ पाइप, कि पाइप में जो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड है वो कैसे इंक्रीज की जाती है, तो उसे भी मैं यहीं पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। टॉपिक 5.10 है, ये छोटा सा टॉपिक है, और ये है क्या, टॉपिक का नाम है इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी। अगर मैं फ्लो वेलोसिटी को बढ़ाना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पाइप में बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फ्लो वेलोसिटी बढ़ जाए। तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था कि किसी भी दो पॉइंट पे जो प्रोडक्ट है एरिया इंटू वेलोसिटी वो मेरे पास बराबर होता है। दो पॉइंट्स लिए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे, तो यहाँ पे A1 इंटू V1 मेरे पास बराबर होगा A2 इंटू V2। मतलब थ्रू आउट द पाइप जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी वो मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी आएगा, कांस्टेंट को मैं डिवाइड कर दूंगा एरिया के साथ। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। तो इसका मतलब है अगर मैं पाइप का किसी पॉइंट पे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दूं, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दूं तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये तुम लोगों ने वाटर होस में देखा होगा, पानी वाले पाइप में देखा होगा कि अगर तुम लोगों को पानी की वेलोसिटी बढ़ानी होती है तो आउटलेट पे तुम लोग क्या करते हो, वो पाइप है उसे पिंच कर देते हो या उसके आगे थंब ले आते हो। थंब लाने से क्या होता है, वहां पे एरिया कम हो जाता है तो जो पानी की वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो रिजल्ट मेरे पास क्या है, छोटा सा टॉपिक था ना, रिजल्ट मेरे पास क्या है, बाय डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप को डिक्रीज करूं, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड मस्ट इंक्रीज, तो वहां पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है इट शुड इंक्रीज, तो वहां पे इंक्रीज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो रेट को मेंटेन या कांस्टेंट रखने के लिए, वॉल्यूम फ्लो रेट को मेंटेन या कांस्टेंट रखने के लिए, तो वो जो वेलोसिटी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, इंट्यूटिव लेक्चर। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा और ये छोटा सा टॉपिक इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी इसे देखा। होप कि तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।